एसआईआर के नाम पर आप नागरिकता खत्म कर रहे हो, जबकि आप कहते हो कि साथ से नागरिकता का मसला नहीं है। पासपोर्ट नहीं दे रहे, कोर्ट कह रही है कि पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा, एसआईआर में नाम नहीं है, और पासपोर्ट के लिए सरकार कहती है कि ये खाली ट्रेवल डॉक्यूमेंट, तो फिर क्यों नहीं दिया रहा पासपोर्ट? इसका मतलब नागरिकता का सबूत है। सिर्फ सरकार कंफ्यूज करने के लिए बात करती है, ताकि सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं लोग उनको ना देख सकें, लोग उनको ना समझ सकें। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला देना, ये पूछना कि साहब दोनों पार्टी आप लोग समझौते के लिए तैयार हो नहीं, क्या मतलब है इसका? ये केसेस तो सारे के सारे फौरन खत्म कर देने चाहिए, इनकी तो सुनवाई नहीं होनी चाहिए, किसी भी स्टेज पर इनकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए। तो ये इसलिए इस तरह के कानून जो भी बनते हैं, बनाए जा रहे हैं, वो देश के लिए हानिकारक है। तो बेसिकली बहन कुमारी मायावती जी भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन बनी हुई है, उन्हीं का मुखौटा है, लोग उनको पहचान रहे हैं। आने वाले इलेक्शन में लोग उनका अच्छी तरह से इंतजाम करेंगे। और मायावती जी जो आज आप लोगों के विरुद्ध बोल रही हैं, वो वोटों के जरिए आपको बताएंगे कि आपके बोलने के परिणाम क्या हो सकते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के विदेशी घोषित करने वाले 27 मामले रद्द किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि नागरिकता का निर्धारण निष्पक्ष, वैध और न्याय संगत प्रक्रिया से ही किया जाना चाहिए। आपकी क्या टिप्पणी? बिल्कुल सही बात है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है कि जितनी भी चीजें हैं अगर न्याय संगत फैसले हों तो मसला ही नहीं है। अब चूंकि हमारी जो सरकार है वो कंफ्यूज है रात दिन, और मुझे बड़ा ताजुब होता है सरकार के उन अफसरों पर जो व्हाट्सएप के ज्ञान के आधार पर अपनी मिनिस्ट्री को भी अपडेट करते हैं। उनकी मिनिस्ट्री कहती है, जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, कि साहब तो पासपोर्ट है वो सबूत नहीं है नागरिकता का, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है ज़्यादा बड़ी वाली बात। लेकिन दूसरी बात कहते हैं कि वो सिर्फ एक ट्रेवल डॉक्यूमेंट है, जबकि पासपोर्ट एक्ट में अगर आप पढ़ें दफ़ा 3 में साफ लिखा हुआ है कि वो पासपोर्ट है और ट्रेवल डॉक्यूमेंट है, दोनों चीज़ें हैं। कोई अगर डॉक्यूमेंट के लिए सरकार ये कहती है, कानून ये कहता है पार्लियामेंट का बनाया हुआ कि वो पासपोर्ट है, और पासपोर्ट किस आधार पर निकलता है, किस आधार पर बनता है? पासपोर्ट के अगर आप कॉलम देखें तो उसमें लिखा होता है कि वो कहाँ पर पैदा हुआ है, उसकी बर्थ की डेट क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है उसका, और इन सब चीज़ों का डॉक्यूमेंट दिया जाता है पासपोर्ट ऑफिस में। और उसके साथ में फिर एक पुलिस वाला वहाँ वेरिफिकेशन करता है। और यहीं पर अगर आप सिटीजनशिप एक्ट उठा कर देखें तो उसमें क्या लिखा हुआ है, और शासक कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देखें तो उसमें क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है कि कोई भी इंसान अगर हमारे मुल्क में पैदा हुआ है 1987 तक, 30 जून 1987 तक, तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा, चाहे उसके माँ या बाप देश के नागरिक हों या ना हों, देश में पैदा हुए हों या ना हुए हों। और उसके बाद की दूसरी कट ऑफ लिस्ट है 1994 तक की, 87 से लेकर 1994 तक की। यहाँ पर यह कंडीशन लगाई है सिर्फ कि माँ या बाप में से एक का, किसी का भी हिंदुस्तानी होना जरूरी है, नहीं वो भी हिंदुस्तान में पैदा हुआ हो। और उसके बाद में 2004 के बाद में बच्चा, माँ बाप तीनों के लिए कंडीशन लगा दी। तो नागरिकता का सबूत सिर्फ ये है कि वो भारत में पैदा हुआ हो, और कोई दूसरा सबूत उसका है नहीं। उसके बावजूद भी सरकार इस तरह की चीजें करती है कि साहब ये ट्रेवल डॉक्यूमेंट है, या ये फला आदमी, एसआईआर के आधार पर देखिए उनके बहुत सारे लोगों के नाम निकाले जा रहे हैं। अभी कलकत्ता हाई कोर्ट ने कह दिया कि साहब ये जिनका नाम एसआईआर में पासपोर्ट इशू नहीं होगा। तो ये जो चीजें हैं, एसआईआर के नाम पर आप नागरिकता खत्म कर रहे हो, जबकि आप कहते हो कि साथ से नागरिकता का मसला नहीं है। पासपोर्ट नहीं दे रहे, कोर्ट कह रही है कि पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा, एसआईआर में नाम नहीं है, और पासपोर्ट के लिए सरकार कहती है कि ये खाली ट्रेवल डॉक्यूमेंट, तो फिर क्यों नहीं दिया रहा पासपोर्ट? इसका मतलब नागरिकता का सबूत है। सिर्फ सरकार कंफ्यूज करने के लिए बात करती है, ताकि सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं लोग उनको ना देख सकें, लोग उनको ना समझ सकें। तो बेसिकली ये बहुत खतरनाक वाली साजिश है सरकार की, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में इसलिए चल जाती हैं कि यहाँ पर सरकार क्या करती है, विपक्ष की आवाज को दबाने का काम करती है, और जब विपक्ष मजबूत होता है तो उसको तोड़ने का काम करती है, बाइफरकेट करने का काम करती है, डिवाइड करने का काम करती है। सुप्रीम कोर्ट ने संबल, मथुरा और वाराणसी के ज्ञानपापी मस्जिद को लेकर प्रस्ताव दिया है कि हिंदू मुस्लिम पक्ष मध्यस्थता के जरिए समाधान निकाले, लेकिन दोनों ही पक्षों ने इस पर असहमति जताई है। उन्होंने कहा है कि जटिल कानूनी सवालों को देखते हुए कोर्ट में सुनवाई जरूरी है। आपकी क्या टिप्पणी है? अच्छा, एक बात बताइए मुझे, प्लेसेस वर्शिप एक्ट 1991 का क्या मतलब रह गया?
हमारे देश की पार्लियामेंट ने प्लेसेस वर्शिप एक्ट 1991 पास किया, और आप इसकी डिबेट उठा के देखिए किसी दिन, उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी लोग भी थे, कांग्रेस के लोग भी थे, बाकी पार्टियों के लोग भी थे। और उसके बाद में जो फैसला हुआ पार्लियामेंट में, ये हुआ कि साहब सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़ करके जितने भी पूजा गृह हैं, वो जिस भी धर्म के हैं, उनको कोई टच नहीं करेगा, उनको यथास्थिति उनकी बना के रखी जाएगी। तो उसके अंदर वाराणसी वाला भी शामिल था, उसके अंदर मथुरा वाला भी शामिल था। मथुरा वाले में तो खैर चलो 2-3 और भी इशू है कि पहले उनका फैसला हुआ है, लेकिन मैं खाली प्लेसेस वर्शिप एक्ट 1991 की बात करूं तो फिर सुप्रीम कोर्ट का ये सुझाव भी अपने आप में गैर कानूनी है, इस एक्ट के खिलाफ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बजाय इसके कि इस बात पर डिसाइड करे कि ये सारी चीजें जितनी पूजा गृह हैं ये सब प्रोटेक्टेड हैं, और चूंकि प्लेसेस वर्शिप एक्ट 1991 को आज तक भी अवैध घोषित नहीं किया गया है, इवन के जो बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, बाबरी मस्जिद के फैसले में जो राम मंदिर को दे दी गई वो जगह, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट कहती है कि साहब ये जो प्लेसेस वर्शिप एक्ट 1991 है ये पूरी तरह से वैलिड है, और उसका हवाला दिया गया क्योंकि उसमें बाकी पूजा गृह देश के सुरक्षित हैं और सिर्फ बाबरी मस्जिद पर एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए बाबरी मस्जिद फैसला दे रहे हैं। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला देना, ये पूछना कि साहब दोनों पार्टी आप लोग समझौते के लिए तैयार हो नहीं, क्या मतलब है इसका? ये केसेस तो सारे के सारे फौरन खत्म कर देने चाहिए, इनकी तो सुनवाई नहीं होनी चाहिए, किसी भी स्टेज पर इनकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए। एक कानून की मानता कौन है साहब? संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने उस कानून का गला घोट दिया है जिसमें कहा गया है कि अगर कोई सीएम, पीएम या मंत्री 30 से ज्यादा दिन के लिए जेल जाता है तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। कमेटी ने अब सिफारिश की है कि उसे पद नहीं छोड़ना होगा। आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, पद छोड़ना या पद ना छोड़ना, क्योंकि हमारा देश पॉलिटिक्स से चलता है, पॉलिटिक्स पर आधारित है। बहुत सारे सीएम को इस सरकार ने, हमने देखा कि पॉलिटिकल राइवलरी के तहत या अपने मफाद की खातिर उनको जेलों में भेज दिया गया, और 30 दिन नहीं, वो बहुत महीने वहां पर जेलों के अंदर रहे। लेकिन बाद में जब वो जेल से छूटे तो उनके केसेस कुछ निकले ही नहीं। अब जैसे मिसाल के लिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल साहब के खिलाफ जो चार्जेस लगाए थे, वो चार्जेस सारे के सारे फेल हो गए। तो अगर 30 दिन के किसी के जेल में रहने पर उसका पद छीन लिया जाएगा तो आपने तो एक गलत केस लगाया। जो भी सरकार पावर में होगी वो मिसयूज करेगी उसका। दूसरी सरकारों के लिए, हमारा देश फेडरल सिस्टम है, यहाँ पे सेंट्रल की सरकार अलग और स्टेट की सरकार अलग, वो भले एक ही पार्टी की हो लेकिन सरकारें अलग अलग होती हैं। तो इसका दुरुपयोग ना हो, इसके लिए जरूरी है कि इस तरह का कोई भी कानून बेमानी बात होती है। कानून ऑलरेडी बना हुआ है कि किसी को सजा हो जाए अगर, और सजा भी उसको एक मिकदार है 2 साल, उससे ज्यादा की अगर हो जाए तब जाके उसकी मेंबरशिप खत्म होती है। इस तरह के कानून बनाना अपने आप में बहुत ज्यादा, मतलब ये संविधान के साथ में विश्वासघात होगा। क्यों होगा? जैसे मिसाल के लिए मैंने आपको बताया, केजरीवाल साहब से उनको शिकायत थी या उनको उनके इशारों पर नहीं नाच रहे थे, उनको जेल में डाल दिया। झारखंड के सीएम साहब को डाल दिया। गिनती बहुत लंबी है। और जब उनका पर्पस पूरा नहीं हुआ या बाद में वो 6 महीने के बाद, साल भर के बाद छूट के आए, वो कोर्ट से बरी हो गए, बताइए वो क्या करें, कहाँ जाए? सरकार भी आपने छीन ली। तो ये इसलिए इस तरह के कानून जो भी बनते हैं, बनाए जा रहे हैं, वो देश के लिए हानिकारक है। मेरठ की ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर बसपा चीफ मायावती ने कहा है कि व्यक्ति को कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए और कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। इस पर उदित राज ने कहा है कि उनका काम कांग्रेस को कमजोर करना और बीजेपी को मजबूत करना रहा है। देश के वर्तमान हालत के लिए बीएसपी भी जिम्मेदार है। आपकी क्या टिप्पणी है? बिल्कुल सही बात है। देखिए, बीएसपी की जो सुप्रीमो है मिस मायावती जी, आपको किसी भी मैटर पर पूरे देश भर के अंदर कहीं पर भी वो आपको मुखर होते हुए नहीं दिखेंगे। कोई प्रोटेस्ट को तो खैर करने की बहुत दूर की बात है, कोई अगर प्रोटेस्ट करता भी है तो उसको वो गलियाती हैं या उसको वो बुरा भला कहती हैं या उसकी वो एंटी करने लग जाती हैं। अभी जो इसमें नंबर 2 के नेता हैं वो पूरी तरह से जो आंदोलन हो रही है उन सबको बुरा भला कह रहे। तो ये जो बहुजन समाज पार्टी है, बेसिकली इन्होंने अपने जो भी इनका कैडर है उसको भारतीय जनता पार्टी को बेचने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का इशारा क्या होगा
कि जो भी दलित वोट है जो या दलित या मुस्लिम वोट है जो बीएसपी के साथ जुड़ा हुआ था वो किसी भी तरह से कांग्रेस के पास ना चला जाए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी तो खत्म हो चुकी, तो वो कहां जाएगा? अब कांग्रेस के पास जाएगा अल्टीमेटली। तो यहां पर क्या है, लोगों को उस चीज से भटकाने के लिए, ताकि वो जो वोट है बटा रहे या और बढ़ जाए, इस तरह के स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिख करके जाते हैं बहन जी को बोलने के लिए, और बहन जी सीधे सीधे उन स्टेटमेंट को पढ़ने का काम करती है जो भारतीय जनता पार्टी से उनको लिख के आता है। तो बेसिकली बहन कुमारी मायावती जी भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन बनी हुई है, उन्हीं का मुखौटा है, लोग उनको पहचान रहे हैं। आने वाले इलेक्शन में लोग उनका अच्छी तरह से इंतजाम करेंगे, और मायावती जी जो आज आप लोगों के विरुद्ध बोल रही हैं वो वोटों के जरिए आपको बताएंगे कि आपके बोलने के परिणाम क्या हो सकते हैं। यूपी में कांग्रेस और सपा के नेताओं के बीच जुबानी जंग चल रही है। इमरान मसूद लगातार सपा पर बयान दे रहे हैं, आप इन बयानों को कैसे देखते हैं और क्या सपा कांग्रेस गठबंधन टूट जाएगा सर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब बेकार की बात है कि बयान दे रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। अल्टीमेटली तो लोगों की सरकार को लाना है, अल्टीमेटली तो भारतीय जनता पार्टी को खत्म करना है। अब चूंकि कांग्रेस पार्टी अलग पार्टी है, समाजवादी पार्टी अलग पार्टी है, क्योंकि पार्टियां अलग हैं, कैडर अलग हैं, उनका संगठन अलग है, तो अलग अलग चीजें या अलग अलग उनके प्रोग्राम्स आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को तो इस चीज में मजा मिलता है कि उसमें साथ इस तरह से उसको प्रोजेक्ट करें कि आपस में दोनों की लड़ाई चल रही है, एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि भारतीय जनता समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हो। पैक्ट है, बहुत मजबूत पॉइंट है, और बड़ी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ा जाएगा। सवाल है, द वायर की एक खबर के मुताबिक अमेरिका की एक संघीय अदालत ने भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी से हलफनामा दाखिल कर यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या उन्हें उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे वापस लेने के संबंध में किसी समझौते या आश्वासन की जानकारी है। अदालत ने न्याय विभाग की दलीलों के बाद संभावित गुप्त समझौते पर भी सवाल उठाए। आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, एफिडेविट में क्या अडानी साहब सच बोलेंगे? आई हैव डाउट, क्योंकि जो गुप्त समझौता है, और ये तो पूरी दुनिया को मालूम है गुप्त समझौता है, समझौता हमारी सरकार ने करवाया, उसके बदले में हमारे इंटरेस्ट को वहां पर गिरवी रख दिया गया, कंप्रोमाइज कर दिया गया। तो मुझे नहीं लगता कि अडानी साहब उसमें सच बोलेंगे, लेकिन वो सच बोले ना बोले, पूरी दुनिया के सामने सच आ चुका है, और सच यही है कि हमारे देश की अस्मिता अच्छी खासी कंप्रोमाइज कर दी गई अमेरिका के साथ में। ये ओपन फैक्ट है, और इस पे जब भी कभी कोई ऐसी ईमानदारी वाली जांच होगी, ये सच सबके सामने आ जाएगा।